कल संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। अपने आप में ये जो सत्र है वो काफी ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि वर्षों से इस बात की मांग की जा रही है कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास कराया जाए, और न केवल पास कराया जाए बल्कि इसको अमली जामा भी पहनाया जाए। 3 साल पहले ही मोदी सरकार ने नारी शक्ति बिल पास करा रखा है, लेकिन अमली जामा पहनने में उसे वक्त लग रहा था, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई थी, या यूं कह सकते हैं जब तक जनगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक ये नहीं हो पाता। लेकिन सरकार ने एक दूसरा तरीका अख्तियार किया और कहीं ना कहीं 2011 में जो जनगणना हुई है उसके मुताबिक ही महिला आरक्षण बिल लाया जाएगा और उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी भी इसमें पेच है, क्योंकि जो सरकार फॉर्मूला लेकर आई है उसके मुताबिक 50% जो लोकसभा और विधानसभा सीटें हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी और उसके बाद 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। ये एक ऐसा पेच है जिसपे कई विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि किसी भी तरीके से ये जो महिला आरक्षण बिल है इसको पास कराया जाए, क्योंकि ये जो महिला आरक्षण बिल है इस पर सभी राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर सहमत है कि महिलाओं को संसद में उचित सम्मान मिलना चाहिए और जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 16, 17 और 18 ये ऐतिहासिक कह सकते हैं कि ये सत्र होने वाला है। इसमें किस तरीके से विपक्ष महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार के साथ खड़ा होती है या फिर विरोध करती है, बहुत पेच है इस पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, रवि सिसोदिया, जो लंबे वक्त से कांग्रेस कवर करते हैं। रवि, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई है कि कांग्रेस के लिए लग रहा है कि किस तरीके से इस मुद्दे को आगे ले जाया जाए, क्योंकि अगर वो किसी मसले पर विरोध करती है तो कहीं ऐसा ना हो कि महिला आरक्षण का विरोध कर रही है, तो ऐसे में कैसे रास्ता निकलेगा? बिल्कुल, देखिए, और यही वजह है कि आज एक बड़ी बैठक भी बुलाई थी कांग्रेस अध्यक्ष ने। पहले अपनी स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग बुलाई, फिर जो इंडिया ब्लॉक है उनके लीडर्स की बैठक बुलाई है। यहाँ सबसे अहम चीज़ है कि कांग्रेस का विरोध महिला आरक्षण को लेकर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो डिलिमिटेशन की परिभाषा है, जो डिलिमिटेशन है, उसको लेकर उनका विरोध है, जो परिसीमन की बात की जा रही है। क्योंकि अभी तक तय नहीं है कि क्या महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो क्या उसे डिलिमिटेशन के बाद लागू किया जाएगा, या जो अभी की स्थायी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में उसको लागू किया जाएगा। कांग्रेस का जो एक बड़ा वर्ग है या बड़ा धड़ा है जो ये मांग करता है कि जो अभी जो सीट्स हैं उसको फ्रीज किया जाए और उसी के बीच में जो महिला आरक्षण है उसको लागू किया जाए। डिलिमिटेशन को लेकर काफ़ी विरोध है। जो तमाम जो कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जो 2 राज्यों में उनकी सरकार साउथ में है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका विरोध दर्ज कराया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो डिलिमिटेशन है, जो परिसीमन है, उसकी परिभाषा तय नहीं की गई है। महिला आरक्षण को लेकर कहीं भी किसी भी तरह से कोई गतिरोध नहीं है, किसी भी तरह से, या यूँ कहें कि महिला आरक्षण के बिल पे साथ में विपक्ष साथ में है नहीं, इसका कोई सवाल नहीं बनता है। क्योंकि पहले भी कांग्रेस या विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि वो महिला आरक्षण का जो भी बिल आएगा उसके साथ में रहेंगे। लेकिन अभी एक जगह रोकूंगा मैं, यही विजय चौक है जहां पर हमने देखा था कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते थे तो सोनिया गांधी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। इसी जगह पर संसद भवन से लेकर विजय चौक होते हुए बड़ा प्रोटेस्ट उस समय सोनिया गांधी, बृंदा करात, बड़े बड़े जो महिला उस समय सांसद हुआ करती थी और उन्होंने निकाला था, और उस समय मांग किया जा रहा था कि महिला आरक्षण बिल पर सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो और इसे पास कराया जाए। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा बिल है जहां पर कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पे है, बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पे है, सभी राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं चाहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिले। तो क्या ये पेच जो फंसाने की कोशिश की गई कि परिसीमन के बाद, देखिए यह शुरुआत से मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा लेकिन परिसीमन किया जाएगा, और बहुत लंबे अरसों से, देखिए ये परिसीमन की प्रक्रिया बहुत लंबे अरसों से रुका पड़ा, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे में क्यों ना परिसीमन किया जाए और सीटों की संख्या बढ़ाई जाए
और उसे नुकसान क्या है, किसको नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक नुकसान की बात की जाए, पहले परिसीमन की जो परिभाषा है, परिसीमन में क्या उसका दायरा होगा, क्या फॉर्मूला होगा, उसको लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है। आज जो बैठक हुई थी उस बैठक में योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे, जिन्होंने परिसीमन को लेकर बहुत कुछ लिखा भी है। सोनिया गांधी वर्चुअली जुड़ी थी बैठक में। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डर सता रहा है, जो साउथ अगर सदर्न पार्ट्स की बात करें, जो वहाँ के लोगों का है कि अगर परिसीमन होता है, जो फॉर्मूला दिया जा रहा है कि अभी जो स्थिति है उसमें 50%, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानसभा, वहाँ पे बढ़ाई जाए। तो ऐसे में जो साउथ के लीडर्स हैं, जो दक्षिण भारतीय राज्य के जो लीडर्स हैं, उनका ये मानना है कि फिर उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तेलंगाना की बात करें, 17 सीटें हैं तो उसमें 50% ही बढ़ेंगी। लेकिन उनका कहना है कि अगर उसी रेशियो में अगर आप यूपी की बात करते हैं तो यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं जो बढ़कर 120 होंगी। तो गैप की बात कर रहे हैं कि 20, जो आज अगर केरल में 20 हैं, वो अगर 50% बढ़ती है तो 30 होती है। तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तमिलनाडु में भी उसी रेशियो के हिसाब से सीटें बढ़ने वाली है। देखिए फॉर्मूला, देखिए रवि, फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला तो सभी राज्यों के साथ वही फॉर्मूला है ना। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश अगर बड़ा राज्य है और 80 लोकसभा सीटें हैं और 120 लेकिन योगदान की बात की जा रही है कि भाई जीडीपी में क्या योगदान है। जिस तरह से लेटर भी लिखा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि अगर ये फॉर्मूला होगा तो फिर दक्षिण भारतीय राज्यों का एक तरह से उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी पॉलिटिकली। क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस तरह से अगर आप सीटें 50% बढ़ाते हैं तो अभी के दायरे में यूपी में सीटें बढ़ेंगी, बिहार में बढ़ेंगी, राजस्थान में बढ़ेंगी, महाराष्ट्र में बढ़ेंगी, लेकिन जिस अनुपात से तमिलनाडु में भी बढ़ेंगी, आंध्र में भी बढ़ेंगी, लेकिन जिस अनुपात से दक्षिण भारतीय राज्यों में बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ेंगी। उस अनुपात से अगर आप बात करें तो जो उनकी दलील है, उनका ये कहना है कि अगर आप मान लीजिए केरल का एग्जाम्पल है कि 20 सीटें हैं, 50% बढ़ती है तो 30 हो जाएगी। नहीं तो आप उत्तराखंड की भी बात कर सकते हैं। छोटे राज्य यहाँ पे भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो देखिए एक फॉर्मूला निकाला गया, सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला गया कि 50% सीटें बढ़ाओ और उसके बाद 33% महिला आरक्षण दे। पेच जो फंसेगा वो डिलिमिटेशन पे आकर फंसना है। इसको पेच माने या कहीं ना कहीं क्रेडिट, क्योंकि उस वक्त में ये लग रहा था कि कांग्रेस अगर कर देती तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता महिलाओं को अपनी ओर, कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा बिल था। ये आपको भी मालूम है, ऐतिहासिक बिल है। तो कहीं कांग्रेस को ये तो नहीं लग रहा है कि ये जो क्रेडिट उन्हें लेना चाहिए था वो इनके हाथ से जा रहा है? देखिए, जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है उसको लेकर कांग्रेस कभी भी उसके विरोध में नहीं रही। बार बार कहती रही कि पंचायती राज में अगर 50% आरक्षण है तो उन्हीं की सरकार के दिन है। जो मेन पेज फंस रहा है वो परिसीमन को लेकर है। परिसीमन को लेकर उनका कहना है कि स्थिति स्पष्ट नहीं है और ऐसे में पहले से भी, आज की बात नहीं, पहले भी दक्षिण भारतीय जो राज्य के लीडर्स हैं उनकी तरफ से बार बार कहा जाता रहा है कि उनके साथ भेदभाव होता रहा है, जीडीपी में उनको ज़्यादा उनका योगदान है और जिस तरह का योगदान नॉर्थ का नहीं है। तो ऐसे में उनको भी राजनीतिक तौर पर भागीदारी उतनी मिलनी चाहिए जो भागीदारी नॉर्थ में है। जो गैप की बात की जा रही, जो एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा था कि आज के समय में अगर मान लीजिए केरल और उत्तर प्रदेश की दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है, अगर 20 और 80 60 का डिफरेंस है, लेकिन वही अगर 30 हो जाएगा और वही 120 हो जाएगा तो डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। देखिए उनका ये कहना है कि डिफरेंस ठीक है, वो उनका तर्क है और इस तर्क को इस तरह से भी समझना चाहिए कि उन्हें ये लग रहा है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो राज्य हैं उसमें बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगता है कि अगर इन केरल तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए ये साउथ और नॉर्थ में पार्ट करके चीजों को वो कर रहे हैं। सभी को दलील भी वही दे रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात थी वो अगर साउथ के जो स्टेट्स हैं वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो उसमें उनकी क्या गलती? अच्छा रवि, एक चीज बताइए, ये 1971 के जनगणना के मुताबिक सारी चीजें हुई है, परिसीमन हुआ है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आबादी बढ़ी है, जिस तरह से कई राज्य हैं जहां पर डेंसिटी बढ़ी है, तो वैसे केस में परिसीमन नहीं लागू होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सीटों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये तो होनी चाहिए, संविधान में भी लिखा गया है। वैसे में जो सीट की बढ़ोतरी है वो तो होगी ही। जहाँ तक बात है जो सीट का फॉर्मूला क्या है वो एक बड़ा सवाल होगा। जो पेच अगर फंसेगा उसी पे आकर फंसना है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि अभी जो स्थिति है उसको फ्रीज किया जाए। फ्रीज का मतलब कि 543 सीटें अगर लोकसभा की है तो आप उसी में ही महिलाओं को आरक्षण दें। हालांकि जो सरकार अभी क्या फॉर्मूला लेके आई, क्या बिल है, उस पर तस्वीर साफ नहीं है। उनका कहना है कि अगर परिसीमन होता है तो परिसीमन में जो सीट्स जो बढ़ेंगी वो नॉर्थ के राज्यों में ज़्यादा बढ़ेंगी। नुकसान भी हो रहा है जो छोटे राज्य हैं, चाहे आप उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, दिल्ली की ही देख लें आप, साथ हैं। अगर
50% बढ़ती है तो सीटें मिलकर 10 या 11 ही होंगी। तो ऐसे में आबादी यहाँ भी करीब 2 करोड़ की हो रही है। तो ऐसे में कई चीज़ों पे उनका कहना है कि तस्वीर साफ नहीं है, सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बार बार कांग्रेस तरफ से कहा गया है कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, एक बैठक कीजिए, और सवाल ये भी खड़े कर रहे हैं कि भाई जब 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जो बाकी हैं, तो ऐसे में ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आपको विशेष सत्र की तरह बुलाना पड़ा? देखिए प्रक्रिया बहुत लंबी है और 3 दिनों का सत्र है। 3 दिन कह सकते हैं कि विशेष सत्र के तौर पर देखा जा रहा है। तो बड़े राज्यों में चुनाव भी नहीं, ठीक है, लेकिन 3 दिनों का सत्र है और विशेष सत्र है। लेकिन इसमें एक बात और यहाँ जिक्र करना बहुत लाजमी है कि चाहे वो प्रतिभा पाटिल हो, मायावती हो, और जो 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने जो एक कार्यक्रम विज्ञान भवन में किया था, वो मीरा कुमार खुद उसमें मौजूद थी। तो कहीं ना कहीं जो है क्रॉस पार्टी जो महिला सांसद रही हैं, बड़े पदों पे रही हैं, राष्ट्रपति रही हैं, उनका भी समर्थन है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत नुकसान है कि भले ही वो परिसीमन को लेकर विरोध दर्ज करा रही हो, कांग्रेस की तरफ से कराया जा रहा हो, लेकिन लगता नहीं है कि इसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। नहीं, देखिए कांग्रेस ने जहां तक मुझे जानकारी की स्थिति स्पष्ट की हुई है कि महिला आरक्षण पे उनका कहीं भी कोई विरोध नहीं है। जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आ रही, जो बार बार कहा जा रहा है कि परिसीमन को लेकर सरकार अगर अपनी स्थिति स्पष्ट करे उसके बाद ही वो आगे अपनी रणनीति तय करेंगी। लेकिन महिला आरक्षण की अगर बात करें तो उससे पहले दिन से उनका कहा जा रहा है कि पहले ही कांग्रेस ही चाहती थी महिला आरक्षण हो, स्टैंड भी क्लियर किया गया। जो उनको डर सता रहा है कि अगर जो फॉर्मूले की बात करें कि महिला आरक्षण के साथ अगर आप परिसीमन भी करते हैं और उसके बाद अगर लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस की एक और डिमांड है कि इस महिला आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात की जा रही है, इसमें SC/ST के अलावा महिलाओं OBC के लिए भी आप आरक्षित सीटें करें, ये इनकी डिमांड है, उनकी मांग है। लेकिन जो सबसे अहम बात जो मुझे दिख रही है, जो आज भी बैठक हुई जिसमें तमाम विपक्षी दलों के लीडर्स को बुलाया गया, तो उसमें जो एक मुद्दा था जिसको लेकर तमाम जो विपक्षी दल एकजुट थे, उनका ये कहना था कि अभी तक परिसीमन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि परिसीमन का क्या फॉर्मूला होगा, और अगर वो 50% को लेकर बढ़ाते हैं तो ऐसे में कई ऐसे राज्य जिनको नुकसान होगा। मनीष तिवारी पंजाब से सांसद हैं, उन्होंने भी लिखा था कि ऐसे में तो कई ऐसे राज्य हैं नॉर्थर्न स्टेट्स में, नॉर्थ में भी, जिनको नुकसान होने वाला है, चाहे उत्तराखंड ही हो, हिमाचल हो, छोटे राज्य 4 सीटें 5 सीटें उनकी बढ़ेंगी नहीं, उनकी भागीदारी उतनी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है भागीदारी का है कि अगर उनकी संसद में भागीदारी कम होगी तो ऐसे में उनका कहना है कि उनका। चलिए रवि, आखिरी सवाल करते हैं कि ऐसे में जिस तरह से लग रहा है कि एक टसल परिसीमन आयोग को लेकर ही बन गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये हमें देखने को भी मिलेगा, ये तकरार जो है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो सरकार एक महत्वाकांक्षी बिल लाने जा रही है वो पास हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, वो बिल तो पास होगा, उसमें लेकर बहुत तकरार नहीं दिखेगी क्योंकि 2/3 बहुमत की बात होगी। लेकिन जो डिलिमिटेशन की बात की जा रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि मामला सिलेक्ट कमेटी में जाएगा, उसमें और भी विचार होंगे, और भी एक्सरसाइज होगी, बातचीत होगी, कई दौर की बातचीत होगी, उसके बाद ही उसका पे अमली जामा पहलाया जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो महिला आरक्षण को लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किलें नहीं दिखती हैं कि उसको लेकर मुश्किलें होंगी। ये बार बार कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि पहले वो स्पष्ट करे कि परिसीमन को लेकर क्या स्थिति है। परिसीमन अगर होता है, परिसीमन पे ही जो पेच फंसेगा, क्योंकि उसमें कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं, कितने जो लीडर्स हैं विपक्ष के, उनका मानना है कि जो परिसीमन के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है वो सही नहीं है, उनके लिए मान्य नहीं है। यानी जिस तरीके से रवि का कहना है या जिस तरह से कांग्रेस जिस बात को कह रही है, उसके मुताबिक जो परिसीमन को लेकर जो आयोग बनना है और उसको लेकर जो सरकार बिल ला रही है, उस पर कहीं ना कहीं पेंच है और विपक्ष उस मुद्दे पर सरकार का साथ नहीं देने जा रही है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार चाहती है, जिस तरीके से सरकार चाहती है कि न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो, बल्कि जो डिलिमिटेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा उस बिल को भी पास कराया जाए। तो ऐसे में अगर एक बिल पास होता है और दूसरा बिल अगर अटक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये पूरा मुद्दा जो है खटाई में पड़ता दिख जाएगा, क्योंकि एक तरफ आप अगर परिसीमन आयोग का गठन नहीं कर पाते हैं, उसके नियम और कायदे बनाने के लिए कानून अगर नहीं बन पाता है, तो फिर किस तरीके से महिला आरक्षण बिल को या महिला आरक्षण कानून पर सरकार आगे बढ़ेगी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और ऐसे में सरकार ये जरूर इस समय कह सकती है कि देखिए, हम तो चाहते थे
कि इसी 2029 लोकसभा में ही महिला आरक्षण के साथ लोकसभा चुनाव हो, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से ये नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा 16, 17 और 18 ये 3 दिन है जब संसद में इस ऐतिहासिक बिल को लेकर चर्चा की जाएगी और सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इसे पास कराया जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष किस तरीके से इस मसले पर विरोध करती है, क्योंकि उन्हें यह भी डर जरूर रहेगा कि कहीं विरोध की वजह से कहीं महिला आरक्षण विरोधी स्टैंड या एक जो इमेज है वो उन पर चस्पा ना हो जाए। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली।